जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कभी ना कभी आप लोगों ने केशवानंद भारती केस के बारे में ज़रूर सुना होगा। देखिए फ्रेंड्स, केशवानंद भारती केस जो है वो क्या है इसको हम अच्छे से जानेंगे। और अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है तो इस केस के बारे में आपको पढ़कर बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि केस है ही इतना इंटरेस्टिंग। तो और इस बात की भी मैं अगर गारंटी लेता हूँ, अगर वीडियो आप लोग एंड तक देखते हैं तो केशवानंद भारती केस से जुड़े आपके कोई भी क्वेश्चन हो वो सारे इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या था केशवानंद भारती केस, जिसके बारे में इंडियन पॉलिटी और यहाँ तक कि हर एक आदमी पर प्रभाव पड़ा था। यहाँ आप समझिए कि केशवानंद जो हैं इनकी वजह से ही आज संविधान जो है वो बचा हुआ है, वरना एक समय ऐसा था जब जो संविधान था वो भी नष्ट हो सकता था। तो क्या था ये केशवानंद भारती केस, चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो केशवानंद भारती केस है वो क्या पूरा नाम क्या है इसका, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो ये 24 अप्रैल 1973 का इसका फैसला आया था। और इस फैसले में क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। इसके बाद हम बात करें तो देखिए कौन थे केशवानंद भारती। तो यहाँ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973, देखिए केस कब दायर हुआ ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन आप जो याद रखेंगे वो डेट थी कि फैसला कब आया, तो 1973 में। तो दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक माना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था ये, इसको एक माना जाता है। तो मूल संरचना की यहाँ पर बात की गई जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, ये बात आप याद रखिएगा। यूपीएससी मेन इसी चीज़ पर फोकस करता है, तो इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम देखें तो जो सबसे देखिए इसका जो हिस्ट्री लाइन है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ था और कैसे ये कहानी यहाँ तक आई। तो आप लोग शुरू से समझिएगा कि जब संविधान का निर्माण हो गया तो आर्टिकल 368 के तहत संसद को ये पावर दी गई कि वो किसी भी जो आर्टिकल है उसमें 368 के तहत संशोधन कर सकती है। तो इसी के तहत क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो था वो भूमि सुधार कानून लाए गए। तो भूमि सुधार कानून लाने के पीछे रीज़न ये था कि जो ज़मीन थी वो ज़मींदारों के पास बहुत ज़्यादा थी और ऐसी स्थिति थी कि किसानों के पास खेती करने के लिए ज़मीन बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ पर 1951 में जब जो भूमि सुधार आंदोलन था वो अधिनियम जो था वो लाया गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कुछ बड़े लोग थे वो कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर हमारे पास है आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 32 के तहत इन्होंने क्या करा, रीट जारी करी। तो इस रीट के तहत क्या हुआ कि यहाँ पर जो केस था वो कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो यहाँ पर जो केस ले जाने वाला व्यक्ति था वो कौन था, तो वो थे शंकरी प्रसाद। तो इन्होंने यहाँ पर केस दायर किया था। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार का मामला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास गया। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट उस समय कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग थे उनकी मंशा यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी थी। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी जाना। और एक और बात यहाँ पर ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट था उस समय इतना पावर में नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जिन्होंने संविधान बनाया उस समय जो सत्ता में थे वही लोग थे। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने क्या कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो सरकार के व्यक्तित्व था वो ऐसा था और सुप्रीम कोर्ट जो था वो ऐसा था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा कि जो हमारे सरकार है वो क्या कह रही है, जो वो कह रही है उसको फॉलो कर लो आप। यहाँ पर शंकरी प्रसाद को ये कहकर यहाँ से निकाल दिया। फिर क्या हुआ, तो जो सज्जन सिंह थे उनके साथ भी यही मामला आया। तो ये सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार का मामला था और ये कब हुआ, तो 1965 में हुआ। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर संसद ने फिर से यही कहा। तो यहाँ पर जब प्रधानमंत्री कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उनका भी व्यक्तित्व ऐसा ही था। तो संसद को संविधान संशोधन करने की पूर्ण शक्ति यहाँ पर क्या करी, दे दी। लेकिन यहाँ अभी तक बैलेंस वाला सिस्टम था। लेकिन जैसे ही हम 1967 में पहुँचे यहाँ पर मामला हो गया गड़बड़।
यहाँ पर हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकारवाद 1967 में हुआ। देखिए क्या था ये मामला। बात के वर्षों में जब सत्तारूढ़ सरकार थी वो अपने राजनीतिक हितों के साधन के लिए संविधान संशोधन जारी रखा, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकारवाद 1967 में अपने पुराने निर्णयों को बदलते हुए दिया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे आया और यहाँ पर क्या कहा कि आप कुछ भी चेंज करो लेकिन आप जो मौलिक अधिकार हैं वो चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद हम देखें तो यहाँ क्या हुआ, टक्कर हो गई सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट। तो यहाँ सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कांटे की टक्कर होने लगी, यहाँ से ही मामला सामने आया। फिर उसके बाद हम देखें तो 1970 के दशक की शुरुआत में ही देखिए तत्काल सरकार ने आरसी कपूर बनाम भारत संघ 1970, माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ 1970 और पूर्व उल्लेखित गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार विद 1967 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए निर्णयों को बदलने के उद्देश्य से संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन कर दिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सत्ता थी तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ये कहा कि आप लोग चेंज नहीं कर सकते, तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, यहाँ पर फट से संविधान में संशोधन कर दिया। और क्या करा, कौन कौन से संविधान संशोधन कर दिए, देखो 24वां, 25वां, 26वां और 29वां एक साथ संविधान संशोधन 1970 में ही हो गए। इतने सारे संविधान संशोधन एक ही साल में हो गए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को सरकार की मंशा समझ में आने लगी। इन सभी संशोधनों और गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार विद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में चुनौती दी गई। असल में इस मामले में एडनीर मठ के स्वामी केशवानंद भारती द्वारा याचिका के माध्यम से केरल सरकार के 2 राज्य भूमि सुधार कानूनों से राहत की मांग की गई थी। देखिए क्या था मामला केशवानंद भारती, तो यहाँ पर हम आ गए हैं केशवानंद भारती केस पर। तो आप लोग याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले क्या मामला था कि 1971 में कौन पहुँचे, शंकरी प्रसाद पहुँचे सुप्रीम कोर्ट। तो शंकरी प्रसाद के केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार सही है। 1951 में क्यों, क्योंकि यहाँ पर वही लोग थे, पावरफुल लोग थे। फिर सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग पहुँचा 1965 में। 1965 में कौन पहुँचा, तो यहाँ पर आ गए हमारे सज्जन सिंह। तो सज्जन सिंह को भी क्या बोला कि सुप्रीम यहाँ पर सरकार सही है। लेकिन जब गोलकनाथ वाला मामला सामने आया तब सरकार ने क्या कहा कि नहीं, सरकार यहाँ पर सही नहीं है और वो किसी भी संविधान के आर्टिकल में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार हो गई। तो 1967 के बाद यहाँ पर बहुत सारे संविधान संशोधन एक साथ हुए जिनको सुप्रीम कोर्ट ने 0 घोषित कर दिया। तो उसी के लिए यहाँ पर देखिए केस क्या हुआ था, कुछ अलग था, लेकिन उस समय सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद चल रहा था। उसी विवाद में केशवानंद भारती भी शामिल हो गए। देखिए क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी भी, समझते हैं। क्या था मामला कि केरल में एडनीर नाम का एक हिंदू मठ था, उसमें केशवानंद भारती जो थे वहाँ के प्रमुख, एडमीर के वहाँ जो मठ था उसके प्रमुख थे। एडनीर मठ के केरल सरकार के भूमि सुधार कानूनों को चुनौती देते हुए सबसे पहले तो देखिए केरल हाई कोर्ट गया, तो वहाँ पर उन्होंने इसके फैसला सरकार के साथ दिया। लेकिन यहाँ पर केशवानंद भारती कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बात कही उन्होंने कि जो 400 एकड़ ज़मीन थी इनके पास, इनमें से 300 एकड़ ज़मीन जो है वहाँ पर क्या करी गई, खेती करने वाले लोगों को दे दी गई और ये मठ की ज़मीन थी। तो इन्होंने क्या बोला कि जो 19वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, यहाँ पर सरकार और वैसे भी इनके बीच में लड़ाई चल रही थी, तो इन्होंने क्या करा, 19वें संविधान संशोधन को चुनौती दी, जिसमें संविधान की 9वीं अनुसूची में केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 को शामिल किया गया था। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या हुई कि 1963 में जो केरल भूमि सुधार अधिनियम हुआ था उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। देखिए अनुसूची में शामिल करने से ये क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर रिव्यू नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, लेकिन यहाँ पर टक्कर किससे थी, उनको तो सरकार को कैसे भी रोकना था। तो उन्होंने इस केस का क्या निर्णय लिया, तो देखिए उन्होंने क्या बताया केशवानंद भारती ने कि जो भूमि सुधार कानून के जरिए धार्मिक संस्थानों के जो
रहने की अधिकार थे वो कौन से आर्टिकल के तहत थे, तो 25 के तहत थे। और यहाँ पर संशोधन जो था वो भूमि सुधार अधिनियम था। तो यहाँ पर इसके तहत उन्होंने क्या कहा कि जो स्वामी जी थे और शंकराचार्य भी जिन्हें शंकराचार्य भी कहा जाता है केरल में, वे संवैधानिक अधिकार को मसलों को कानूनी चुनौती देने का एक चेहरा बने। हालांकि उस मामले में कुछ भी याचिकाकर्ता थे। तो देखिए कुछ ही लोगों ने यहाँ पर याचिका इस मामले में दी। तो इस मामले में भारती को व्यक्तिगत राहत तो नहीं मिली। देखिए यहाँ पर केशवानंद भारती को क्या हुआ, केस तो वो हार गए। यहाँ पर केस तो वो हार गए, लेकिन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दिया, और इसीलिए संसद की जो संशोधन करने की शक्ति थी उसे सीमित किया। क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ भी आप संशोधन कर सकते हैं तो कल से वो बोल देंगे कि यहाँ से आज कोई पीएम नहीं बनेगा और जो पीएम है वही रहेगा। मान लीजिए वो बोल दे कि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का पद भी यहाँ से हटा लिया जाए, और यहाँ बोल दे कि मंत्रिमंडल की भी क्या ज़रूरत, मैं ही आज से राजा हूँ। तो ऐसा भी हो सकता था। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी शक्तियों पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी था। तो इस मामले की सुनवाई देखिए 68 दिनों तक चलती रही, और मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली 13 जजों की बेंच में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। अब ये 13 जजों की बेंच क्यों बनाई गई उसको भी देखिए। चूँकि गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद में 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्णय दिया था, इसलिए केशवानंद भारती मामले की सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ का गठन किया गया। देखिए अभी तक सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की खंडपीठ रही है ये। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय खंडपीठ के सदस्यों के बीच भारी वैचारिक मतभेद देखने को मिला, और खंडपीठ ने 7-6 से निर्णय दिया कि संसद को संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने से रोका जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या फैसला दिया, केशवानंद भारती के विरोध में फैसला दिया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बात बोल दी कि आप कुछ भी चेंज करें, लेकिन आप जो हैं वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के कुछ हिस्सों, देखिए संविधान के कुछ हिस्सों स्पष्ट किया कि संविधान के कुछ हिस्सों में जो है वो किससे हैं, तो अंतर्निहित और महत्वपूर्ण है। जो संविधान के कुछ हिस्से हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और संसद द्वारा संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियाँ प्रदान करता है के तहत संविधान की आधारभूत संरचना में, देखिए आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई। फिर देखिए क्या है ये मूल सिद्धांत, इसको भी हम जान लेते हैं। तो देखिए मूल सिद्धांत जो है वो उसकी उत्पत्ति जर्मनी के संविधान में पाई जाती है। तो वो जो संविधान संशोधन था वो भी हमने कहाँ से, देखिए संविधान संशोधन जो है वो हमने कहाँ से लिया, तो संविधान संशोधन हमें अफ्रीका से लिया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा संविधान संशोधन का जो कॉन्सेप्ट है हम अफ्रीका से लाए हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मूल सिद्धांत की, तो यहाँ पर जो नाजी शासक थे उनके द्वारा इसकी संरचना की गई। ठीक है, भारत के मूल संरचना सिद्धांत के माध्यम से संसद द्वारा पारित सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा का आधार प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया, तो इस कानून को कौन देखेगा? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि ये कानून कहीं से कहीं तक संविधान को प्रभावित तो नहीं कर रहा है। अगर वो प्रभावित करता है तो पूरे संविधान जो पूरा संशोधन हुआ है उसे जीरो घोषित कर सकती है। तो ये बात यहाँ पर कही गई। हालांकि बुनियादी संरचना क्या है यह निरंतर विचार विमर्श का विषय रहा है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की परिभाषित नहीं किया, किंतु संविधान की कुछ विशेषताओं को मूल संरचना के रूप में निर्धारित किया, जिसमें संघवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा आदि शामिल है। तब से इस सूची का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट था उसका पलड़ा हो गया है भारी। क्यों हो गया फ्रेंड्स? क्योंकि उसने बोल दिया कि अब जो है वो कोई भी का अधिनियम आए उसकी हम न्यायिक समीक्षा करेंगे और उसे हम शून्य भी घोषित कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या बोला कि भाई यहाँ पूछा कि ये मूल संरचना क्या है, तो बोला सुप्रीम कोर्ट ने वो हम टाइम पे तुम्हें बताते रहेंगे। तो ये बात यहाँ पर कही गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यद्यपि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य द्वारा वाद में
एडमिरल मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती को केरल सरकार के कानूनों से तो राहत नहीं मिल सकी, किंतु इस मामले से भारतीय लोकतंत्र की जीत जरूर हुई थी। इस सिद्धांत के आलोचक इसे अलोकतांत्रिक सिद्धांत मानते हैं, क्योंकि यह न्यायाधीशों को जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के बनाए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार देता है। वहीं इसके समर्थकों का मत है कि यह सिद्धांत बहुसंख्यवाद है और अधिनायकवाद के विरुद्ध एक सुरक्षा उपकरण के रूप में कार्य करता है। इस फैसले के कारण इन्हें जो केशवानंद भारती हैं उन्हें संविधान का रक्षक कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है। देखिए, संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित करने वाले ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख याचिकाकर्ता केशवानंद भारती का 6 सितंबर 2020 को निधन हो गया। वे 79 वर्ष की आयु में थे। तो यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स, अभी देखिए इनकी हाल ही में डेथ हुई है। इस वजह से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटलीस्ट कोई एग्ज़ाम इससे पूछे ना पूछे, यूपीएससी तो इससे क्वेश्चन बनाने ही वाला है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी टाइप्स के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।